प्लेजर रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। मारवाड़ के इतिहास की जो आज की क्लास अंतिम क्लास होगी या लास्ट क्लास होगी, ठीक है, तो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे मारवाड़ का इतिहास। जो भाई देखिए लास्ट में जो भी राजा बचे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं आज, जो उनके बारे में जो मुख्य मुख्य जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनकी बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में अपन बात कर चुके थे अजीत सिंह कहाँ यानी किस प्रकार से राजा बनता है और अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए कौन संघर्ष करता है, ठीक है। मुख्यतः दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष भी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष होता है। दुर्गादास राठौड़ उसमें मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, किस प्रकार से जो मुगल जो शासकों से संघर्ष चलता है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी अपन बात कर लिए हैं विस्तार से, ठीक है। भाई दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के दरबार में किस प्रकार से जाता है, फिर जसवंत सिंह का प्रमुख मंत्री बनता है, फिर अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए कितना संघर्ष करता है उसकी भी अपन बात कर चुके हैं। किस प्रकार से ये खुद के जो शुरुआती टाइम रहा था, खुद का जो पारिवारिक जीवन रहा था दुर्गादास राठौड़ का, वो भी अपन बात कर लिए थे, ठीक है। तो आज अपन आगे बात करते हैं कि जो मारवाड़ के जो आगे राजा बने थे उनकी बात करते हैं। देखिए अभय सिंह राजा बने थे आगे। अपन मुख्यतः पढ़ेंगे दो राजाओं के बारे में जो अंतिम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट राजा है, ठीक है। एक तो अभय सिंह और एक मान सिंह। मान सिंह भाई जो अंग्रेजों से संधि करने वाला जो राजा था मारवाड़ का। जब अंग्रेजों से संधि होती है 1818 में मारवाड़ की, तब उस समय जो मारवाड़ का राजा था मान सिंह। तो अपन अंग्रेजों की जो संधियां होती है वहां तक हर रियासत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। आज पहले बात कर लेते हैं अपन अभय सिंह के बारे में। देखिए अभय सिंह का टाइम पीरियड रहा था 1724 से 1749, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में ज्यादातर इस प्रकार के जो सन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, जो मुख्य जो शासक रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। जैसे अपन मारवाड़ में मालदेव पढ़े हैं, चंद्रसेन पढ़े हैं, तो ये दो ऐसे बड़े राजा हुए हैं मारवाड़ के, तो इनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। जैसे मेवाड़ में अपन पढ़ चुके हैं, जैसे कुंभा सांगा प्रताप है, राज सिंह का पूछ सकते हैं, प्रताप के बेटे अमर सिंह खाली पूछ सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। पर देखिए इतने जो शासक हुए हैं, हर शासक का जो टाइम पीरियड याद करने बैठ गए तो शायद इतना पॉसिबल तो नहीं हो सकता। हाँ, कोई फिर भाई ठान ले भाई मुझे तो याद करना ही है तो वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा आए क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आ जाते हैं कि इनको काल क्रमानुसार बताइए, ठीक है, या इनका जो टाइम पीरियड है जो क्रमानुसार बताइए। तो फिर भाई देखिए तो एक दो जो बड़े राजाओं का आपको याद रहेगा और फिर राजाओं का जो क्रम याद रहेगा, तो आप ऑप्शन देख के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। टाइम पीरियड तो 1724 से 1749 तक अभय सिंह का टाइम पीरियड रहता है। अपन पहले बात कर चुके हैं हुडा सम्मेलन के समय कि जोधपुर का अभय सिंह और नागौर का जो भक्त सिंह इधर हुडा सम्मेलन में आता है। और ये भी बात कर चुके हैं भाई जो भक्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मार दिया था, ठीक है। तो नागौर का राजा भक्त सिंह ने यानी अपने पिता यानी अजीत सिंह को मार दिया था। तो देखिए ये जो मारने वाली बात है वो राजा बनने से पहले की बात है। अभय सिंह जो मुगल दरबार में रहता है दिल्ली, अभय सिंह छोटे भाई भक्त सिंह के पास से मैसेज करता है भैया तू पापा को मार दे, अपन दोनों मिल बांट कर राज्य को संभाल लेंगे, मैं जोधपुर का राजा बन जाऊंगा और तू नागौर का राजा बन जाएगा। तो भक्त सिंह यानी अजीत सिंह को मार देता है। फिर जो जोधपुर से दिल्ली से जोधपुर आता है अभय सिंह, ये खुद जोधपुर का राजा बन जाता है और अपने छोटे भाई भक्त सिंह को नागौर का राजा बना देता है, ठीक। यहाँ तक बात हो चुकी है। किस प्रकार से यानी ये दोनों जो मिलके अपने पिता को मारने की साजिश रचते हैं और जो भक्त सिंह अपने पिता को मार देता है। बात और आती है कि अब्बा ये अभय सिंह के समय में और क्या घटना होती है आगे। एक बड़ी घटना हुई है जो मारवाड़ और राजस्थान का इतिहास यहाँ तक कि अगर भारत के इतिहास में भी पढ़ा जाए या भारत की जो महानता के लिए भी पढ़ा जाए या उपलब्धियों में भी पढ़ा जाए तो देखिए कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई
के समय की एक घटना हुई जिसे खेजड़ली घटना का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट घटना है, इसके बारे में देखिए एग्जाम में भी बार बार में क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम के अन्यथा भी ये जो घटना है ये याद रहनी चाहिए भाई, भुलाया नहीं जाना चाहिए अमृता देवी बिश्नोई को। ठीक, हर किसी यानी कम से कम जो महिलाओं की या जो लड़कियों की है, जो छात्राएं हैं, कम से कम इनकी तो आइडल होना ही चाहिए, इनको भी आइडल बनाना चाहिए भाई। देखिए अगर कोई लेडीज आइडल की बात करी जाए तो अमृता देवी बिश्नोई को हर कोई याद नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन ये भी उसके लायक है, यानी जो अपन आइडल मान सकते हैं इनको भी, कम से कम महिलाएं तो आइडल मान ही सकती है। इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया था, इतना बड़ा अपना जो प्राणों को न्यौछावर कर दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने। तो इस घटना के बारे में अपन जानते हैं सबसे पहले बात। देखिए खेजड़ली घटना के बारे में थोड़ा सा इस प्रकार से आप ध्यान रखना, ये विक्रमी संवत और जो ईस्वी सन है इन दोनों के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो 12 सितंबर 1730 को, यानी ईस्वी सन चल रहा था उस दिन ये घटना होती है। ईस्वी सन 12 सितंबर 1730। ठीक है, जो अपने वाला कैलेंडर है उसकी अगर डेट की देखा जाए या उसकी तिथि देखा जाए तो 12 सितंबर 1730 को यह घटना होती है। और अगर जो विक्रमी संवत वाला जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग इसको घटना को देखा जाए तो ये होती है भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की 10वीं को यह घटना होती है, ठीक है। विक्रमी संवत में लिख देता हूं, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं विक्रमी संवत 1787, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। अब बात मैं बताऊं ये जो 1700 जो ईस्वी सन और जो ये विक्रमी संवत होता है, थोड़ी सी वैसे अपन जब राजस्थान की कला और संस्कृति में जब मेले और त्योहार पढ़ेंगे उस समय मैं आपको और थोड़ी डिटेल से बता दूंगा। देखिए जो ये अपने वाला ये कैलेंडर है इसका तो थोड़ा ध्यान रखना, ये तो ठीक है। ये जो विक्रमी संवत है ये कोई भाई विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ था, उसने जो ये विक्रमी संवत चलाया था। ये जो सन होता है ये अपने वाले साल से 57 वर्ष आगे होता है, ठीक है। जैसे आप इस प्रकार से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अभी 2023 चल रहा है और 2023 में 57 वर्ष आप जोड़ के फिर देख सकते हो, ठीक है। 2023 में 57 वर्ष जोड़ोगे तो 2080 आएगा, ठीक है। जोड़ के बता दे, देखिए इस प्रकार से आप ढंग से जोड़ सकते हो, ठीक है। ये देखिए पूरी जो आपको जो प्रक्रिया होती है जोड़ी वो करके बता दिया। 2023 में 57 वर्ष आगे जोड़ोगे आप तो 2080 आएगा। इसका मतलब अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है 2023 में जो विक्रमी संवत चल रहा है वो 2080 चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी विक्रमी संवत अपने वाले जो इंग्लिश वाला कैलेंडर होता है 2023, 24, 25 इस प्रकार का जो कैलेंडर है इससे 57 वर्ष आगे चलता है, ये 57 वर्ष एडवांस में चलता है। ये आपको सीधी सी बात याद रखनी है। वैसे अपन राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ेंगे उस समय मैं आपको और विस्तार से समझा दूंगा जो ये विक्रमी संवत और जो ये ईस्वी सन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 12 सितंबर 1730 को अपने वाले कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो घटना होती है। और जब अपन देखें भाई विक्रमी संवत उस समय कौन सा था तो भाद्रपद यानी भादवे के महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं हुई घटना होती है। विक्रमी संवत उस समय 1787, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष ये क्या होते हैं 10वीं क्या होती है, इनकी भी अपन मेले और त्योहार पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे ढंग से। ये भाद्रपद इस प्रकार ये तो महीनों के नाम, जैसे अपने जनवरी, फरवरी, मार्च इस प्रकार के जो महीने चलते हैं इस वाले कैलेंडर में या इंग्लिश कैलेंडर में जो ईस्वी सन वाले कैलेंडर में, उसी प्रकार से जो अपने घर वाले जो अब से पहले जो अपने पीढ़ियां हैं वो इसी के अकॉर्डिंग तिथियां देखती हैं, ठीक है। जो पंडित जी के पास में जाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी मुहूर्त बताएगा, ठीक है, इन स्थिति के अकॉर्डिंग।
तो ये जो महीने, ये तो भाद्रपद है, ये तो महीने का नाम है, ये भी महीने 12 होते हैं। कभी कभी ये इसका भी कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे भाई, डबल महीने हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे भाद्रपद 2 आ गए किसी वर्ष में भाई ज्येष्ठ डबल आ गए, उनकी बात करेंगे आगे। और ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, देखिए जो शुक्ल पक्ष होता है, तो अपने जो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं कि भाई एक जो महीने में 4 वीक होते हैं, तो ये जो कैलेंडर होता है विक्रमी संवत वाला जो कैलेंडर होता है, इसमें 2 पखवाड़े होते हैं, ठीक है। एक महीने को 2 भागों में डिवाइड करके रखा जाता है। उसका एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और उसका एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। उसका जो पहला, जो उस महीने का जो पहला पखवाड़ा आता है या पहला जो पक्ष आता है कृष्ण पक्ष आता है, और जो दूसरा पखवाड़ा आता है वो शुक्ल पक्ष आता है। अब इसकी भी बात करें भाई, जो कृष्ण पक्ष पहला पखवाड़ा क्यों होता है और शुक्ल पक्ष दूसरा पखवाड़ा क्यों होता है, इस प्रकार से देखा जाता है कि जिस पखवाड़े का जो अंतिम दिन अमावस्या होगी या अंतिम दिन को यानी चांद पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा या अंधेरा होगा नाइट में, तो वो पखवाड़ा रहेगा, उससे पहले वाले जो 15 दिन है 14 दिन रहेंगे, वो रहेंगे कृष्ण पक्ष के। और अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है, यानी कि अपनी चांदनी या अपनी रोशनी पूर्ण रूप से करता है, या अपना जो उजाला है पूर्ण रूप से बिखेरता है। तो शुक्ल पक्ष के 15वें दिन तो या अंतिम तिथि को यानी शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं, और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से थोड़ा ध्यान में। अभी दशमी, ये क्या होती है दशमी, ये जो देखिए अपने जो संडे मंडे वाला कंसेप्ट चलता है, वैसे ही ये जो पक्ष चलता है इसकी तिथियां होती है, ठीक है। यहाँ पे संडे मंडे नहीं चलता, इस जो तिथि में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, 11, ये द्वादशी, 12, त्रयोदशी, 14 और अमावस्या, या फिर शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होगा तो पूर्णिमा, ठीक है। तो ये तिथियां हैं, ये दिन है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं कि अपन जब मेले और त्योहार पढ़ेंगे वहां पे और सही तरीके से या विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझाना था भाई, यहाँ पे जो बात आ गई। अब बात आती है वापस खेजड़ली घटना की, तो ये थोड़ा ध्यान रखना 12 सितंबर 1730 ईस्वी को हुई थी, या अगर कोई पूछ ले विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग कब हुई थी, तो शुक्ल पक्ष यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं विक्रमी संवत 1787 को होती है, ठीक है। यानी 1730 से 57 साल आगे जोड़ के देख सकते हैं। अब बात आती है भाई ये घटना हुई किस प्रकार थी, हुई क्यों थी, इसका कारण क्या था। उस समय राजा अभय सिंह का एक जो भाई मंत्री था गिरधर दास जी, ठीक है। गिरधर दास अभय सिंह का एक मंत्री था। मेहरानगढ़ किले का निर्माण कार्य चल रहा था। मेहरानगढ़ किले का निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहां पे चूने ऊने की आवश्यकता थी। चूना ऊन जो लाइमस्टोन होता है, लाइम होता है, ठीक है। पहले के टाइम में, आज तो अभी सीमेंट वगैरह जो ये होते हैं मटेरियल बनाने के लिए, लेकिन उस समय चूना होता था, जिसको अपन गाँव में बोलते कड़ी, ठीक है। उसको लाके घोटा जाता था, पानी में घोटा जाता था। किसी न किसी रूप में चूना बनाने के लिए पहले यानी आग की आवश्यकता होती है, यानी लकड़ियां जलाने की आवश्यकता होती है। तो चूना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। अब भाई जो किले का निर्माण चल रहा है तो थोड़ा बड़े स्तर पे काम चल रहा है, मटेरियल हर प्रकार का ज्यादा चाहिए होगा, चूना ज्यादा चाहिए होगा, तो लकड़ियां जलाने के लिए भी ज्यादा चाहिए होगी। कोई एक आध पेड़ से काम नहीं चलेगा। अभय सिंह ने गिरधर दास को कहा, भाई गिरधर दास थोड़ी व्यवस्था कीजिए लकड़ियों की। तो गिरधर दास कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हमारा काम है। गिरधर दास सैनिकों को लेकर जाता है भाई खेजड़ली गांव में, ठीक है। वहां पर जो जंगल थे, तो खेजड़ली गांव में लेकर गिरधर दास अपने जो सैनिकों को, जो जनता को लेकर जाते हैं, इनके साथ जो सैनिक थे उनको ये पेड़ काटने की प्लानिंग करते हैं। भाई जंगल में चलते हैं, पेड़ ले आएंगे, फिर चूना ऊना बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तैयार करेंगे। बात आती है ये जो जंगल में चले जाते हैं, वहां पर जो जंगल में जो विश्नोई समाज के लोग थे, और भाई देखिए ये जो अपन बात करते हैं, देखिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपना काम नहीं है। अपन इज्जत करते हैं, अमृता देव विश्नोई की इज्जत करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, या जहां तक हो सके अपने लिए फुल रेस्पेक्टेड है। लेकिन अपन ये बात गलत है कि ओनली उसमें विश्नोई समाज के लोग हो सकते हैं, उसमें और भी समाज के लोग होंगे, उनके साथ और भी साथ देने वाले लोग होंगे। तो वहां पर अमृता देव विश्नोई भाई जो जंगल में थे वो आते हैं, इन लोगों का विरोध करते हैं, ठीक है। गिरधर दास और इनके साथ जो सैनिक थे उनका विरोध करते हैं, भाई आप इस प्रकार से
यहाँ पे जंगलों में पेड़ नहीं काट सकते हो, कम से कम हरे पेड़ मत काटो। तो ये जो गिरधर दास कहते यार आप जानते नहीं हो हम किसके लोग हैं, हम राजा के लोग हैं, वहाँ पे जो आवश्यकता पड़ रही है लकड़ियों की तो आप ज्यादा ज्ञान क्यों बांट रहे हो, हम तो लेकर जाएंगे। अमृता देवी विश्नोई शुरू में तो हाथाजोड़ी करती है, भाई मना करती है, भैया मारवाड़ का जंगल है, मारवाड़ में पहले तो होता ही यहाँ पे क्या है खेजड़ियाँ ही होती है, आप इनको भी इतने बड़ी तादाद में काट रहे हो तो ये तो गलत बात है। गिरधर दास कहता है भाई फालतू की ज्ञान मत बांटे, फालतू का ज्ञान मत जाड़े हमारे पास, हम तो लेकर जाएंगे, अगर तुझे कुछ करना है तो कर ले। अब जो अमृता देवी विश्नोई शुरुआत में तो क्या करती भाई, इनके पास वो हथियार वगैरह सब थे जो इन लोगों के पास तो अमृता देवी विश्नोई कहती है भाई मैं तुम्हारा वैसे कर तो कुछ ही नहीं सकती, आप तो हथियारों से लैस हो, मेरे पास तो हथियार तो है नहीं, आपसे लड़ाई भी मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है। अमृता देवी विश्नोई एक पेड़ के लिपट जाती है और इसके नेतृत्व में यानी अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में और जो इनके साथ लोग थे वो भी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है अमृता देवी विश्नोई के जो पति थे रामोजी, तो रामोजी भी थे और अमृता देवी विश्नोई की 3 बेटियां भी थी इस जो विरोध में, और यानी अमृता देवी विश्नोई सही थे 363 लोग। ठीक है, थोड़ा लिख देता हूं। आप लिखना चाहो तो लिख लेना 363 लोग लिख के और ब्रैकेट में लिख लेना अमृता देवी विश्नोई के जो पति रामोजी और इनकी जो 3 बेटियां भी इन लोगों में सम्मिलित थी जो इन जो पेड़ों का विरोध यानी जो राजा के लोगों का विरोध करने में। तो इन 363 लोगों ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया था। अब जो राजा के लोग थे और जो मंत्री थे जो गिरधर दास वगैरह थे वो इन लोगों को काट देते हैं। ठीक है, यानी भाई वो कुछ नहीं भावनाओं में बहते हैं, वो तो उनका काम करने के लिए तैयार होते हैं और अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को ओनली लकड़ियाँ चाहिए। और अमृता देवी विश्नोई इस प्रकार की दलीलें देती है भाई यार आप सूखी लकड़ियाँ ले जाओ, आप इस प्रकार से यानी हरे पेड़ों को या गीले पेड़ों को क्यों काट रहे हो, तो इस प्रकार की जो भी दलीलें देते हैं। लेकिन जो मंत्री थे वो नहीं मानते हैं और इनको भी काट देते हैं पेड़ों के साथ में। ठीक है, तो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने इस जो पेड़ों का विरोध करते हुए या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का विरोध करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, या पेड़ों की रक्षा करते हुए यानी शहीद हो गए थे। आपको जिस प्रकार से जो वाक्य सही लगे वैसे लिख लेना, आपको जानकारी याद रहनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या घटना थी, कैसे हुई थी, तो ये मैं बता दिया आपको। देखिए ये ब्रैकेट में जरूर लिख लेना भाई, इनके पति का नाम रामोजी था, तो रामोजी भी थे और इनकी 3 बेटियां भी थी। ठीक है, तो उन्होंने भी विरोध में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बात आती है भाई जो अमृता देवी विश्नोई की याद में जो मेला लगता है यहाँ पर खेजड़ली मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला। देखिए जो घटना हुई थी इस घटना की याद में, खेजड़ली घटना की याद में एक खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है, जोधपुर में लगता है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है वृक्ष मेला। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला है जो खेजड़ली वृक्ष मेला है। ठीक है, और मेले बड़े हो सकते हैं लेकिन विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला खेजड़ली मेला है जो जोधपुर में लगता है हर वर्ष 12 सितंबर को लगता है। ठीक है, 12 सितंबर को एक खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। देखिए अब इस प्रकार की बातें आती हैं, अगर भारतीय स्तर पर देखा जाता है इस प्रकार का जो पेड़ों को बचाने के लिए विरोध, ये जो पेड़ों को बचाने का कोई आंदोलन देखा जाता है बड़े स्तर पर याद किया जाता है, उसको किया जाता है जो उत्तराखंड वाला जो चिपको आंदोलन चलता है। ठीक है, 1773 में जो आंदोलन चला था, 1973 में आंदोलन चला था, तो 1973 में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में होती है। उत्तराखंड में जब ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, उस समय या तत्कालीन समय ये जो एरिया, ये जो क्षेत्र आता था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। हालांकि बाद में फिर उत्तर प्रदेश का जो बंटवारा होता है और उत्तराखंड का नया यानी उत्तराखंड को एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है।
तो फिर ये भाई चमोली जिले में पड़ता है। जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 से या 1973 में चमोली जिले में शुरू हुआ था, चमोली क्षेत्र में शुरू हुआ था, लेकिन उस समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता था। हालांकि वर्तमान में अभी जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड में पड़ता है और इस सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू होता है। देखिए इनके साथ एक महिला भी श्रीमती गौरा देवी भी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रख लेना। लेकिन इसको भी जो लीडरशिप के नाम पे अगर बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी लीडरशिप की थी। लेकिन देखिए जो इस घटना को भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। देखिए वो चिपको आंदोलन इन्होंने तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हाँ, वो खुद के स्तर पर जो मुहिम चलाते हैं और पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन चलाते हैं, वो भी अपने लिए रेस्पेक्टेड है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई को याद नहीं किया जाता है, तो ये गलत बात है। देखिए हर कोई स्टूडेंट भी अमृता देवी बिश्नोई की जो इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से नहीं जानता होगा। अमृता देवी बिश्नोई को इतनी सी जो ये फैक्ट याद करना पड़ता है, और जो भी एग्जाम के दबाव से, कि खेजड़ी घटना जोधपुर में हुई थी, खेजड़ी घटना अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुई थी। 363 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया था, या 363 लोग शहीद हुए थे। बस इतनी सी बात याद रखते हैं जो भी स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स के अलावा शायद मुझे नहीं लगता हर कोई बंदा या हर कोई कैंडिडेट इस घटना को याद रखे। हाँ भाई, ये जरूर हो सकता है बिश्नोई समाज वाले थोड़ा सा ज्यादा याद रख सकते हैं, बिश्नोई समाज के लोगों को थोड़ा ज्यादा इनके बारे में ध्यान है, ठीक है। तो ये गलत बात है भाई, जो इनको याद है। इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इतना बड़ा इन्होंने साहसिक कदम उठाया है, और इस घटना को या इस जो भी ये बात है और इसको भुलाया जाता है, बड़े स्तर पर इसको उठाया नहीं जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा इनकी याद में, इस घटना की याद में कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं होता वो हर साल इन पुरस्कारों का वितरण करे। देखिए जो लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले इन पुरस्कारों के बीच में गैप लग गया था, बहुत बड़ा गैप लगा था भाई, कोविड की वजह से नहीं, उससे पहले से ये शायद नहीं बांटे गए थे। 2018 के आसपास में ये इनमें गैप दे दिया गया था। इस प्रकार भाई जो रेगुलर वितरण नहीं किया जा रहा था इनका। तो ये कोई जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट, अपन किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये पहले तो भाई जो लोगों को खुश करने के लिए, जो इन समाज वाले लोगों को खुश करने के लिए, या इनका जो वोट बैंक बटोरने के लिए इस प्रकार के अवार्ड वगैरह, जो पुरस्कार वगैरह इनकी घोषणा कर देती है। फिर बाद में भगवान जाने या तो और या गवर्नमेंट जाने इन पुरस्कारों को वितरण सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनता ज्यादा ध्यान देती नहीं है भाई, जनता ध्यान देके भी क्या करे, कोई अधिकारी उठाए तो उस अधिकारी को दबा दिया जाए, कोई मंत्री उठाए बात को उस मंत्री को दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो ये घटना किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, और बाद में इसका जो है क्या भाई जो परिणाम निकलता है, इस प्रकार से लोग शहीद होते हैं, ठीक है। हालांकि अमृता देवी बिश्नोई और इनके साथ जो 363 लोग जो भी मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनके फिर मॉन्यूमेंट जो वहाँ पे जो स्मारक वगैरह तो बना दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जो अमृता देवी बिश्नोई है, कहीं ना कहीं भाई जम्बोजी महाराज का जो एक कथन है, जो बिश्नोई समाज के संस्थापक रहे हैं, फाउंडर रहे हैं जाम्बोजी महाराज, उनका एक प्रसिद्ध कथन रहा है, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ठीक है। तो भाई देखिए आप समझने की कोशिश करना, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। जम्बोजी महाराज ने कहा था कि सिर के बदले में अगर एक पेड़ भी रहे, एक सिर के बदले में अगर एक पेड़ भी रहे तो भी उसको सस्ता माना जाए, ठीक है। सिर साटे, सिर का मतलब जो अपने जो है सिर है वो, ठीक है, माथा एक प्रकार से। सिर साटे, साटे का मतलब आटा साटा, ठीक है, साट बदला, सिर के बदले में सिर साटे रूंक, रूंक का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष, ठीक है। सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सस्तो जान, सस्तो का मतलब सस्ता। या भाई देखिए एक सिर जाता है तो एक सिर बचता है, यानी एक सिर जाता है उसके बदले में अगर एक पेड़ बचता है या वृक्ष बचता है तो भी इस सौदे को सस्ता जाना चाहिए या सस्ता माना जाना चाहिए, ठीक है। सस्ते का मतलब आप समझते हो भाई, सस्ता क्या होता है। तो ये जम्बोजी महाराज का कथन था, सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। तो कहीं ना कहीं अमृता देवी बिश्नोई ने इस जो कथन का अनुसरण करते हुए, इस कथन के आधार पर ये भाई इस घटना को, यानी इस घटना का विरोध करती है, जो पेड़ करते हैं जो भी, और फिर इस घटना को अंजाम दिया जाता है।
उन लोगों के द्वारा जो राजा के मंत्री थे, जो अभय सिंह के मंत्री थे। या हालांकि ऐसा भी कहा जाता है बाद में जो इस प्रकार की जो घटना की जानकारी अभय सिंह के पास पहुंचती है, लेकिन अभय सिंह इस जो भी कार्रवाई थी इसको रुकवा देता है, यानी भाई पेड़ वगैरह काटने की जो भी गतिविधियां थी उनको रुकवा देता है। लेकिन भाई जो घटना तो हो चुकी थी, 363 लोग शहीद हो चुके थे, फिर इसके बाद में क्या था। अब देखिए थोड़ा सा और अपन आगे बात करें इस घटना की ही, तो इस घटना की याद में जो अपन अभी बात कर रहे थे पुरस्कारों की, तो इस खेजड़ी घटना की याद में ये अमृता देवी की स्मृति में पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। तो मैं पहले थोड़ी बहुत बात तो बता चुका, लेकिन जो पुरस्कार दिए किस प्रकार से जाते हैं, देखिए 3 यानी इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, आप नाम याद रख लेना। हालांकि ये भाई अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर अपनी बात कुछ हो रही है तो थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं। 3 स्तर पर अमृता देवी पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिए जाते हैं, 3 स्तरों पर दिए जाते हैं। एक तो जीव संरक्षण के रूप में दिया जाता है, ठीक है, यानी वन संरक्षण और एक वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। वन संरक्षण का पुरस्कार दिया जाता है और एक वन्य जीव संरक्षण का पुरस्कार दिया जाता है। और एक दिया जाता है इन दोनों को मिलाकर जो संयुक्त रूप से वन विकास और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। 3 स्तर पर बात की है। जो फर्स्ट है वन संरक्षण का दिया जाता है, तो जो सेकंड है वन्य जीव संरक्षण का दिया जाता है, और जो थर्ड है वो ऊपर वाले अपन 2 की बात की, फर्स्ट और सेकंड की, इन दोनों को मिलाकर भी संयुक्त रूप से दिया जाता है वन विकास वो वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। ये एक तो दिया जाएगा जो वन संरक्षण करने वाले को, और एक दिया जाएगा, यानी एक ऊपर वाला की बात करें अपन वन संरक्षण की, तो वो तो दिया जाएगा वन संरक्षण करने वालों को, जंगलों को बचाने वालों को, और दूसरा दिया जाएगा वन्य जीव संरक्षण, यानी वन्य जीव संरक्षण। तो ये दिया जाएगा जो वन्य जीव होगा, जो जंगली जीवों का संरक्षण करेगा या प्रोटेक्ट करेगा या रक्षा करेगा, उनको दिया जाएगा। और जो तीसरे की बात कर रहे हैं वो इन ऊपर वाले 2 को मिलाकर दिया जाएगा संयुक्त रूप से दोनों लोगों को, जो वन्य जीवों का संरक्षण भी करेगा और यानी वन संरक्षण भी करेगा। तो ऐसे ये 3 स्तरों पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये हर साल दिए जाते हैं। तो आप याद रख लेना किन किन को दिए जाते हैं। देखिए जो व्यक्तिगत स्तर पर भी दिए जाते हैं और संस्थागत स्तर पर भी दिए जाते हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर देना, तो अपन और बात कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ी जिम्मेदारी समझ के भाई जो पुरस्कार होते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये करंट अफेयर का मामला रहता है कि इस बार या इस वर्ष अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में जो पुरस्कार है, तीनों में से किसी का नाम पूछा जा सकता है, भाई ये पुरस्कार किसको दिया गया है। संस्थागत स्तर पर भी पूछा जा सकता है भाई किस संस्था को दिया गया है, और यह व्यक्तिगत स्तर पर भी पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को दिया गया है। देखिए अच्छी खासी जानकारी की अपन बात कर लिए हैं जो खेजड़ी घटना के बारे में। अभय सिंह के समय में हुई थी यह घटना। अमृता देवी बिश्नोई भाई भुलाई नहीं जा सकती है। देखिए जो लड़कियां हैं कम से कम इनको तो याद ही रखना चाहिए अमृता देवी बिश्नोई को। भाई जो इनको अभी मान लो कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो भाई आप कोई आपकी महिला आइडल के बारे में बताओ, आप अपनी आइडल किस महिला को मान सकते हो, तो देखिए अलग अलग जो महिलाएं बता सकती है, ठीक है। लेकिन कम यानी अमृता देवी बिश्नोई को बताने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अमृता देवी बिश्नोई को भी तो अपना आइडल माना जा सकता है। उन्होंने भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। वो खुद यानी अगर नहीं होते तो शायद वो ये प्रयास नहीं करते, और उनके साथ पता नहीं लोग आते कि नहीं आते। तो उन्होंने किस प्रकार से लोगों का नेतृत्व किया होगा, और इस घटना के लिए वो तैयार होती है, ठीक है। ये जो सामने वाले भी इनको मारने के लिए उतर हो जाते हैं, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई कभी भुलाई नहीं जा सकती है। हाँ, राजस्थान से बाहर भी इनकी बातचीत होनी चाहिए, इनका चर्चा होना चाहिए, ठीक है। इनको याद किया जाना चाहिए। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा पूरे इंडिया में पढ़ा जाता है, उनके लिए चिपको आंदोलन आते सुंदरलाल बहुगुणा मुंह में आ जाता है या दिमाग में आ जाता है, ठीक है। भाई जो इंडिया के जो जहाँ पार्ट है वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पढ़ाया जाता है या पढ़ना पड़ता है। कोई सा भी हिस्सा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अमृता देवी बिश्नोई की भी बातचीत होनी चाहिए, इनको भी याद रखा जाना चाहिए, बड़े स्तर पर याद रखा जाना चाहिए। भाई देखिए बिश्नोई समाज का ही, ये बिश्नोई समाज की ही जिम्मेदारी नहीं है कि अमृता देवी बिश्नोई को वो याद रखे। वो पेड़ बचा रहे थे, इसका यानी अमृता देवी बिश्नोई पेड़ बचा रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ओनली बिश्नोई समाज वाले ही उन पेड़ों का लाभ उठाएंगे या उन पेड़ों का लाभ उठाए होंगे उस समय।
वो तो सभी के काम आए होंगे पेड़, तो भाई पर्यावरण के लिए काम आए हैं, तो पर्यावरण सभी के लिए होता है, ये तो है नहीं कि ओनली विष्णु समाज वालों के लिए होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ये इस प्रकार की जो बातें हों, ये जात पात से लेके ये धर्म वगैरह इनकी बातें करना ये गलत होती है, ये गलत बातें हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के जो जाति विशेष में ध्यान देते हैं, और ये बस सही का अगर सही कोई भी बात हो तो किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म की हो उसका पक्ष लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, गलत हो तो फिर खुद के प्रति भी अगर कोई बात गलत है तो फिर वो गलत मानी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो बात हुई, ये खेजड़ली घटना की बात थोड़ी ज्यादा थी अभय सिंह के टाइम में, तो इनकी अपन बात कर लिए हैं। अब बात आती है कि अभय सिंह के दरबार में कौन कौन दरबारी विद्वान थे। ठीक है, अपन देखिए अभय सिंह के दरबार में 3 लोगों की बात करेंगे। अभी दरबारी विद्वानों में 3 लोगों की बात करेंगे। एक जो दरबार में इनके में कवि था, ठीक है, तो उनकी अपन थोड़े बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कर्णिदान और वीरभान। ये देखिए 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कर्णिदान और वीरबाण। जगजीवन भट्ट भी याद रख लेना, लिखना चाहो तो तीसरा भी लिख लेना, जगजीवन भट्ट। अभी 3 दरबारियों की बात कर रहे हैं, एक जो दरबार में कवि था उनकी भी बात करेंगे। जो दरबारी विद्वान थे, इनके जो कर्णिदान थे, इनके एक पुस्तक है सूरज प्रकाश। देखिए जो सूरज प्रकाश है, इसका एक अन्य नाम और है बिड़द श्रृंगार। ठीक है, बिड़द श्रृंगार अभी मैं बात बताऊंगा बिड़द श्रृंगार क्या होता है। ठीक है, बिड़द जो श्रृंगार होता है, तो ये बिड़द का मतलब ये छोटा रूप होता है। इस पुस्तक का छोटा रूप है बिड़द श्रृंगार, ये थोड़ा ध्यान रखना है। राज प्रकाश, सूरज प्रकाश का जो अन्य नाम है बिड़द श्रृंगार। जो बिड़द श्रृंगार है ये सूरज प्रकाश का छोटा रूप, ये सूरज प्रकाश का छोटा रूप है, ठीक है। तो ये छोटा रूप कैसे वापस लिखा जाता है इसकी भी अपन बात करेंगे। अब बात आती है कि जो वीरबाण की एक पुस्तक है राजरूप, ठीक है। इन दोनों, एक जगजीवन भट्ट की बात कर रहा हूं तो अब जगजीवन भट्ट भी लिख लेना। अभ्योदय और अजितोदय इनकी पुस्तक है जगजीवन भट्ट की, तो आप लिख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, नाम लिख देता हूं, जगजीवन भट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, अभ्योदय और अजितोदय। अभ्योदय अभय सिंह के नाम था, अजितोदय आप समझ अभय सिंह के पिता का नाम था, ठीक है। तो अजीत सिंह, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए भाई, ये थोड़ा भाई इन्होंने मिलके भाई अपने पिता को मार भी दिया था और किताबें भी लिखवा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। जगजीवन भट्ट के द्वारा अभ्योदय और अजितोदय पुस्तकें लिखी गई है। कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश और जो वीरभान के द्वारा राजरूप लिखी गई है। अब बात आती है आगे, ये जो बिड़द श्रृंगार किस प्रकार से नाम होता है। देखिए दिल्ली में जो यानी बादशाह था, मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। गुजरात का गवर्नर था सर बुलंद खान, ठीक है। दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसके काम थे। मनोरंजन करता था, मजे लेता था, चिल लाइफ जीता था, ठीक है। ज्यादा शक्तिशाली था नहीं, हर किसी एक प्रकार डरपोक बादशाह मान लो। इधर गुजरात का गवर्नर सर बुलंद खान। गुजरात और मालवा की बात अपन पहले कर चुके हैं। गुजरात यानी कृषि होती थी मालवा में, तो कृषि वर्षि जहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे टैक्स वैक्स राजस्व वगैरह खूब अच्छा खासा है, तो मालवा वाले पैसे वाले हैं, ठीक है, अमीर लोग हैं मालवा के जो भी शासक। गुजरात की बात करें, उधर पोर्ट जो बंदरगाह थे, तो गुजरात भी पैसे वाला है, गुजरात के शासक भी पैसे वाले हैं, तो वहाँ का गवर्नर सर बुलंद खान। सर बुलंद खान को लगा उधर मोहम्मद शाह रंगीला अभी शक्तिशाली है नहीं, या कैसे न कैसे मैं उस पर आक्रमण कर दूं और दिल्ली को लूटूं या दिल्ली पर आक्रमण कर लूं। सर बुलंद खान उधर आक्रमण करने की तैयारी करता है दिल्ली पर,
मोहम्मद शाह रंगीला को लगता है यार सरबुलंद खान आक्रमण करेगा अपने ऊपर। मोहम्मद शाह रंगीला अपने जो भी सेनापति लोग थे जो दरबार में, उनको पूछता है यार सरबुलंद खान अपने ऊपर जो आक्रमण करेगा तो उनके खिलाफ लड़ने तुम्हारे में से कौन जाएगा। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते और मना कर देते हैं, अपनी तो बस की बात नहीं उनसे लड़ने के लिए, सब मना कर देते हैं। तो एक किसी सेनापति ने कहा बीच में ही, भाई यार रंगीला जी, एक बंदा है वो लड़ सकता है। कौन लड़ सकता है? जोधपुर का अभय सिंह लड़ सकता है। जोधपुर का अभय सिंह कहाँ, बुलाओ उसको। जोधपुर का अभय सिंह अभी जोधपुर गया हुआ है, तो बुलाया गया। अभय सिंह को कहा जाता है यार अभय सिंह जी आप सरबुलंद खान के खिलाफ लड़के आ सकते हो। अभय सिंह मना करता, नहीं मैं क्यों जाऊँ, तुम सब लोग ही मना कर दिए तो मैं अकेला ही क्यों जाऊँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी, लड़ लेगा मोहम्मद शाह रंगीला, बादशाह लड़ लेगा। अब किसी ने बताया, जो मोहम्मद शाह रंगीला ने बताया यार ये सब लोग मना कर दिए और तो सब डर रहे हैं सरबुलंद खान से। अभय सिंह को लगा यार ये डर रहे हैं और मैं जाऊंगा तो मेरी तो ख्याति होगी, चारों तरफ मेरे चर्चे होंगे, मैं जाऊंगा इस युद्ध को लड़ने के लिए। फिर ये जो मना कर रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। और ये जो राजस्थान वाले थे ये भाई लड़ने में माहिर थे, चाहे मरना पड़ जाए या शहीद होना पड़ जाए, लड़ते हुए काम आ जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर लड़ाई की कोई बात होती ये सबसे पहले तैयार हो जाते। ठीक है, अपन पहले भी इस प्रकार की खूब बातें कर चुके हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे अगले। तो अभय सिंह जाता है लड़ने के लिए, सरबुलंद खान के खिलाफ लड़ने जाता है। कर्णीदान देखिए, जो अभय सिंह जाता है लड़ता है, वापस लड़कर आता है, उसको जो भी है दिल्ली पर आक्रमण नहीं करने देता है, सरबुलंद खान को रोक कर आता है। देखिए जो कर्णीदान की जो सूरज प्रकाश पुस्तक है, इसमें इस जो अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात की जो भी जो युद्ध हुआ था सरबुलंद खान का, जो अहमदाबाद का जो सरबुलंद खान था, इसको रोकने के लिए जो युद्ध हुआ था, इसकी आंखों देखी जानकारी कर्णीदान सूरज प्रकाश में लिखता है। ठीक है, कर्णीदान की जो पुस्तक सूरज प्रकाश, यानी कर्णीदान अभय सिंह के साथ इस युद्ध में जाता है, इस लड़ाई में जाता है, पुस्तक लिखता है कर्णीदान सूरज प्रकाश। इसमें यानी अभय सिंह के पास आता है, अभय सिंह को कहता है मैं आपके लिए एक किताब लिखाऊं और आपके जो भी घर परिवार की भी इसमें जानकारी है और आपने जो लड़ाई की है उसका भी अच्छा सा वर्णन है। अभय सिंह कहता है भाई यार ये इतनी बड़ी किताब तो मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, ये इतने मेरे को तो ये लड़ाइयों के आगे नहीं जो टाइम मिल रहा है, और अब इस किताब को मैं कैसे पढ़ूंगा, और इस किताब को तो ऐसे कर कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार कर दे, तो मैं उन शॉर्ट नोट्स को आराम से पढ़ लूंगा, आराम से देख लूंगा। तो फिर सूरज यानी कर्णीदान सूरज प्रकाश का एक छोटा रूप तैयार करता है, या शॉर्ट नोट तैयार करता है, बिडल श्रृंगार उसका नाम दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा देना। अब बात आती है वीरभान की। देखिए जो वीरभान की जो पुस्तक है राजरूपक है, इसमें जो अभय सिंह की जानकारी और अभय सिंह की इस लड़ाई की जानकारी और अभय सिंह का जो मारवाड़ को वाला जो राज्य था इसकी जानकारी और दिल्ली की भी जानकारी थोड़ी व्यवस्थित तरीके से मिलती है। ठीक है, तो जो वीरभान की जो राजरूपक जो पुस्तक है ये थोड़ी व्यवस्थित पुस्तक है। ठीक, इसमें थोड़ी जानकारियां अच्छे तरीके से बताई गई है। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों पुस्तकों में इस लड़ाई का और मारवाड़ का और दिल्ली का वर्णन सही तरीके से मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा सही तरीके से मिलता है राजरूपक। ये बात हो चुकी है। अब देखिए तीनों दरबारी दोनों की बात कर लिए। जगजीवन भट्ट की तो आपको पुस्तकों के नाम याद रखना है। ये जो बात हो चुकी है अभय सिंह की, अभय सिंह का एक फैक्ट और ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो दो फैक्ट आते हैं अलग अलग रियासतों के, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। अभय सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बनवाई थी मंडोर में। साड़ अपन कमरे को बोलते हैं, ठीक है, जो बड़ा कमरा हुआ उसको अपने स्थानीय क्षेत्र या जो अपनी जो बोली होती है, घर वाली बोली होती है, उसमें साड़ बोलते हैं। ठीक है भाई, आप बोलते हो नहीं बोलते वो पता हो नहीं पता हो, लेकिन आपको भी ट्राई करना अपने घर पे किसी को पूछ के, हाँ मुझे पता है, हमारे भी बोलते हैं, बड़ा जो कमरा होता है उसको साड़ बोलते हैं। ठीक, तो अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की एक साड़ बनवाई थी, यानी वहां पर भाई अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्थापित करवा दी थी, यानी लगभग सभी देवताओं की मूर्तियां हैं उस
साल में या उस कमरे में, तो उसको कहा गया है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, जो मंडोर में स्थापित करवाते हैं। ऐसा ही एक फैक्ट आता है बीकानेर से। बीकानेर के जो राजा थे अनूप सिंह, तो बीकानेर के जो राजा अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर बनवाया था बीकानेर में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर बीकानेर के अनूप सिंह ने बनवाया था, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर के अभय सिंह ने मंडोर में बनवाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में लिख सकते हो, अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर बीकानेर में बनवाया, और जब अपन बीकानेर पढ़ेंगे तो बीकानेर के अनूप सिंह के फैक्ट लिखेंगे, तब वहां पे लिखोगे कि अनूप सिंह ने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर बनवाया, तो वहां पर भी फिर ब्रैकेट में डाल के अभय सिंह वाली इस 33 करोड़ देवी देवताओं की साल के बारे में लिख लेना, तो ऐसे आप ढंग से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। अब बात आती है आगे कौन राजा बनते हैं, तो आगे राजा बनते हैं मानसिंह। मानसिंह के समय में अंग्रेजों से संधि हो जाती है, तो अपन बात करेंगे। देखिए मानसिंह थोड़े अलग टाइप के राजा हुए थे, ईगो वाले भी थे, अंग्रेजों से संधि भी कर लेते, लेकिन अंग्रेजों की बातें भी नहीं मानते हैं। सन्यासी राजा भी कहा जाता है, तो इस प्रकार से रहे थे। साधुओं को यानी नाथ साधुओं को भी सपोर्ट करते हैं, तो इस प्रकार के राजा होते। अपन धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे सभी। मानसिंह का जो टाइम रहा था 1803 से 1843 तक रहा था। इनका टाइम पीरियड ओनली याद रखने के लिए रख दिया ना, पर अंतिम जो अंग्रेजों की से संधि होती है, तो उस समय अंतिम जो राजा कौन था, या उस समय मारवाड़ का राजा कौन था, तो मानसिंह के टाइम पीरियड लिख लेना ब्रैकेट में। 1803 से 1843 तक राजा रहता है मानसिंह। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि मारवाड़ जब अंग्रेजों से संधि करता है, उस समय मारवाड़ का राजा कौन था, तो मानसिंह था। 1803 से 1843 तक टाइम पीरियड रहता है मानसिंह का। अब बात आती है, पिता थे इनके विजय सिंह, ठीक है, और भाई इनका एक छोटा भाई था, यानी बड़ा भाई था भीम सिंह। देखिए अपन इस प्रकार से कोई भी राजा पढ़ रहे हो, तो अब ज्यादातर कोई बड़ा राजा हुआ है तो उसके मम्मी पापा का नाम पढ़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से बड़ा भाई का नाम बता रहा हूँ और राजा मानसिंह को बता रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा कोई तो इस प्रकार का भाई कंसेप्ट होगा या इस प्रकार की कोई घटना हुई होगी, तो इसकी वजह से अपन इस प्रकार के फैक्ट पढ़ रहे हैं। बड़ा भाई यहाँ पे लिख रहे हैं, राजा मानसिंह बता रहे हैं, यानी जहां तक होता था वहां तक एक बड़ा भाई राजा बनता था। पिता लिखना चाहो तो आप लिख लेना, पिता इनके तो मानसिंह के विजय सिंह थे। अब देखिए मानसिंह और जो भीम सिंह थे, अपन मेवाड़ में पढ़ चुके, मेवाड़ पढ़े थे जब कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, उस समय पढ़े थे। पहले जब कृष्णा कुमारी की सगाई होती है भीम सिंह से, भीम सिंह मारा जाता है या भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, फिर मानसिंह कहता है भाई ये जो सगाई तो यानी जो मेवाड़ वाले सगाई तोड़ देते हैं, तो मानसिंह विरोध करता है। सगाई उधर कृष्णा कुमारी की जगत सिंह देव यानी जो आमना से होती है, जगत सिंह से, और फिर जो मानसिंह से लड़ाई वगैरह यानी लड़ाई होती है दोनों के बीच में। किस प्रकार से अमीर खान पिंडारी बीच में आता है, फिर किस प्रकार से कृष्णा कुमारी को जहर वगैरह दिया जाता है, कृष्णा कुमारी की मौत हो जाती है। तो कृष्णा कुमारी विवाद के समय अपन पढ़ लिए थे इनको। शुरुआत में जब विजय सिंह की मृत्यु होती है मानसिंह के पिता की, तो शुरुआत में दोनों भाइयों में लड़ाई होती है, ठीक है। लड़ाई होती है तो मानसिंह तो भाग कर इधर जालोर के किले में आकर शरण ले लेता है और बड़ा भाई राजा बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। शुरुआत में भीम सिंह और मानसिंह की लड़ाई होती है, भीम सिंह राजा बनता है और मानसिंह भागकर जालोर के किले में आ जाता है। जालोर के किले में शरण लेता है मानसिंह और भीम सिंह राजा बन जाता है। अब भाई जो मानसिंह को डर लगे यार भीम सिंह यहाँ न आ जाए,
जो मान सिंह के जो साथ के लोग थे, सेनापति थे, मंत्री वगैरह थे, जो सैनिक वगैरह थे इनके साथ, वो भी इनके साथ ही थे, मान सिंह के साथ। मान सिंह जालोर के किले में शरण ले रखा। मान सिंह को लगता था यार भीम सिंह इधर अटैक नहीं कर दे कहीं ना कहीं। मान सिंह को एक दिन प्यास लगी तो मान सिंह अपने जो सैनिक हो गए, अपने लोगों को कहता है भाई जाओ रे, तुम 2-4 लोग जाओ और पानी लेकर आओ, प्यास लगी है। मान सिंह के जो लोग थे, मान सिंह के जो सैनिक थे, वो जाते हैं पानी लेने के लिए। पानी लेकर जब वापस आ रहे होते हैं तब उनको रास्ते में एक जो बाबा जी मिलते हैं, साधु बाबा मिलते हैं, ठीक। वो साधु बाबा कहते हैं यार आप किसके लोग? वो जो मान सिंह के लोग थे वो कहते हैं हम तो ऐसे ऐसे मारवाड़ के राजकुमार के लोग हैं, वो अपने भाई से विद्रोह करके भाग कर यहाँ पे जो जालोर के किले में शरण ले रखा है। साधु बाबा उनसे पहले तो पानी पीते हैं और पानी पीकर कहते हैं यार जाओ तुम्हारा भला हो, और तुम्हारे जो राजकुमार है, जो मान सिंह है, उसको जाकर कह देना भाई तू कल राजा बन जाएगा, ठीक। अब जो लोग थे मान सिंह के, जो सैनिक थे पानी लेने गए हुए थे, वो मान सिंह के पास बात कराते हैं और मान सिंह को कहते भाई हमारे को एक साधु बाबा मिले हैं और वो पानी पी लिए पहले तो, और आपको कल राजा बनाने के लिए बोल रहे हैं, भाई कल राजा बन जाएगा। मान सिंह जाके कहते हैं। अब मान सिंह को लगेगा तुम पागल हो क्या? वो भीम सिंह तो इधर पीट पीट के तो अपने को भगाया था और वो कल राजा बनने के लिए कह रहा है वो साधु। यार आज की रात तो निकले कम से कम, वो भीम सिंह यहाँ पे आके मार नहीं दे अपने को। देखिए वो साधु बाबा पता नहीं किस प्रकार से भला यानी आशीर्वाद दिया था उनको। मान सिंह को लगता है यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता, वो तुम्हारे से पानी पिया है, कुछ तो तुम्हारे को आशीर्वाद देता ही कम से कम। अब उसको लगा था चलो यही आशीर्वाद दे देते, तुमने उसको पानी पिलाया, ये तो है नहीं कि वो पानी पी के तुम्हारे को गालियाँ निकालता। तो वैसे तो कह दिया वो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अपन भीम सिंह से बच के रहे, वही बड़ी बात है। अब क्या होता है, उसी रात संयोगवश भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और यानी मान सिंह के पास जो मैसेज तो पहुंचा था, लेकिन मान सिंह मानता नहीं इस बार। मारवाड़ के लोग आते हैं मान सिंह के पास जालोर के किले में। मारवाड़ के लोग जो मान सिंह को कहते हैं यार आपको चलना चाहिए, आपका भाई की मृत्यु हो चुकी है भीम सिंह की और आपको वहाँ पे राजा बनना चाहिए। तो मान सिंह को लगा यार ये क्या बात है, कल वो साधु बाबा ऐसा कहा था और अपने लोगों को कहता जाओ जाओ जाके उस साधु बाबा को बुला कर लाओ। वो कहाँ पे जाकर ढूंढ के लाओ। साधु बाबा को बुलाया जाता है और दंडवत प्रणाम करता है मान सिंह और साधु बाबा से पूछता है यार साधु बाबा आपको क्या पता है इस प्रकार की जो घटना हो जाएगी, भीम सिंह आज मर जाएगी। फिर साधु बाबा कहते हैं यार हम तो फकीर लोग हैं, हम तो यही भविष्यवाणी करते हैं, हमारा तो काम ही यही है, हमें जो सांसारिक मोहमाया से कोई मतलब है नहीं, और जा अब तू राजा बना आराम से मारवाड़ गए। मान सिंह कहता अब तो मैं आज जाऊँ चल जाऊँ, जब तक आप नहीं चलोगे मेरे साथ जोधपुर तब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो साधु मना करता भाई नहीं नहीं हमारा कोई काम नहीं है, वहाँ पे आपकी रियासत में आप जाकर राजा बनो और हम सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, हमारा काम साधु के वेश में घूमना फिरना है, जंगलों में रहेंगे और हमारा जो जीवन व्यतीत करेंगे। फिर मान सिंह कहता मैं तो नहीं जा रहा, आप जब तक नहीं चलो तब तक। फिर मान सिंह के साथ जो साधु बाबा जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना उस साधु बाबा का नाम था देवनाथ। ठीक है, तो ये आप लिख लेना कि मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी, तो देवनाथ ने की। ठीक है, तो देवनाथ को मान सिंह खुद के साथ जोधपुर लेकर आता है और फिर राजा की गद्दी पर बैठता है। देखिए अब मान सिंह नाथों के लिए, ये जो देवनाथ के लिए क्या करता है इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मान सिंह देवनाथ के लिए एक अलग से मंदिर बनवाता है मारो यानी जोधपुर में, और उसका नाम है मंदिर का महामंदिर। ठीक है, मान सिंह बनवाता है देवनाथ के लिए महामंदिर, जो नाथों की एक सबसे बड़ी पीठ ही मान सकते हैं, जो नाथों की मुख्य पीठ है महामंदिर जोधपुर में है। यह नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, महामंदिर जोधपुर में है, जिसका निर्माण मान सिंह करवाता है देवनाथ के लिए। ठीक है, ये थोड़ा समझना। अब थोड़ी सी और बात बताने की कोशिश करो। देवनाथ का एक बेटा था लाडूनाथ। ठीक है, लाडूनाथ देवनाथ का बेटा था।
देवनाथ की मृत्यु हो जाती है। देवनाथ के बाद में देवनाथ का एक भाई था, तो वो उसका नाम था भीमनाथ, ठीक है। देवनाथ का भाई था भीमनाथ, ठीक है। तो ये भीमनाथ इस महामंदिर पर कब्जा करने की सोच रहा था, भाई इस महामंदिर में मैं रहूं, इसका जो भी चंदा वगैरह, जो भी टाइम, जो पैसे चढ़ावा वढ़ावा आता उसको मैं लूं, ठीक है। तो भीमनाथ देवनाथ की मृत्यु के बाद में देवनाथ के बेटे लाडूनाथ को परेशान कर रहा था, यानी अपने भतीजों को परेशान कर रहा था। लाडूनाथ मानसिंह के पास जाता है, भाई मानसिंह जी जो महामंदिर पर जो मेरे चाचा जी आक्रमण करना चाहते हैं, यानी कब्जा करना चाहते हैं, और वो मेरे को परेशान कर रहे हैं। मानसिंह भीमनाथ को कहता है, यार भीमनाथ जी इस प्रकार की बात गलत है, आप चाहो तो आपके लिए अलग से मंदिर बनवा दूंगा, लेकिन लाडूनाथ को ही संभालने दो, महामंदिर को दो। तो लाडूनाथ तो फिर महामंदिर को संभालता है, और फिर भीमनाथ के लिए एक अलग से मंदिर बनवाता है, मानसिंह बनवाता है उदय मंदिर, ठीक है। तो भीमनाथ के लिए यानी फिर मानसिंह एक मंदिर और बनवाता है, उदय मंदिर, और महामंदिर को लाडूनाथ संभालता है। अब बात आती है आगे, मानसिंह ने एक पुस्तक भी लिखी थी, नाथ चरित्र, ठीक है। मानसिंह ने एक पुस्तक भी लिखी थी, नाथ चरित्र। देखिए मानसिंह लास्ट में इस प्रकार, थोड़ी देखिए मैं थोड़ा संधि के बाद की बातें बता रहा हूँ, एक बात जो संधि की बात की उसको मैं उस समय भी याद दिला दूंगा, लेकिन थोड़ी सी याद रख लेना। मानसिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है, ठीक है। मानसिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। सन्यासी राजा इसलिए कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के साथ इस प्रकार का बर्ताव, देखिए माइंडेड बंदा था मानसिंह, महान बंदा था, सोच भी बहुत ही हाई स्तर की थी या हाई लेवल की थी। किसी से बात करता था या अंग्रेजों से या अपने जो एक प्रकार से दुश्मन मान सकते हो उनसे बात करता था, तो इस प्रकार से बात करता था जैसे पागल हो गया, ठीक है। और अगर सही लोगों से बात करता था तो आराम से उनको सही बातें करता, सही तरीके की बातें करता, जो भी उचित बात करता, फैक्ट वाली बात करता, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको कहा जाने लग गया था मारवाड़ का सन्यासी राजा। तो इस प्रकार के बर्ताव करने लग गया था, तो लोगों को भाई ये तो पागल हो गया है। लेकिन और ये जो नाथ मंदिर, नाथों के मंदिर बनवा रहा है, नाथों को ज्यादा, नाथ संप्रदाय को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्ट आपको ध्यान रखना, सीधा सा फैक्ट है या अपने को याद रखना है, तो ये क्यों आता है, क्यों कहा जाने लगा था, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि मारवाड़ का सन्यासी राजा किस राजा को कहा जाता है, तो मानसिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। अब बात आती है कि जो मानसिंह भाई खुद पुस्तक लिखता है, नाथ चरित्र, तो इसने एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था, मान पुस्तकालय, ठीक है। जो मेहरानगढ़ किला है उसमें मानसिंह ने मान पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था, एक लाइब्रेरी यानी मान लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब 6 जनवरी 1818 को ये जो मानसिंह है अंग्रेजों से संधि कर लेता है, ठीक, इधर लिखता हूँ। देखिए मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा, 6 जनवरी 1818 को मानसिंह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, तो संधि भी अंग्रेजों से ही करेगा। अब लास्ट में जो भी 1818 में लगभग जो रियासतें संधियां कर लेती हैं, जो भी और अलग करेगी उनकी भी अपन बात कर लेंगे। 6 जनवरी 1818 को मानसिंह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अब अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन कर रहा था संधियां, अंग्रेजों की तरफ से संधियां कौन कर रहा था, तो चार्ल्स मेडफोर्ड, ठीक है। चार्ल्स मेडफोर्ड जो संधि करता है अंग्रेजों की तरफ से। अब बात आती है कि मानसिंह खुद संधि कर रहा है इधर 6 जनवरी 1818 को, लेकिन मानसिंह ये संधि करने के लिए खुद नहीं जाता, ठीक है। फिर जो राजा होगा उसी के नाम से संधि होगी, लेकिन संधि कोई भी समझौता होता है या कोई भी संधि होती है तो उसमें कोई जरूरी नहीं, या तो कोई बड़ा जो अधिकारी होता है उसके नीचे वाला बंदा चले जाता है, जैसे आज भी ऐसे होता है, जैसे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर उस
कोई भी जो समझौता, बड़ा समझौता होगा या राष्ट्रपति या जो प्रधानमंत्री के नाम से अगर हो रहा है, भाई ऐसा है अब तो कि जो राष्ट्रपति के नाम से जो भी समझौते होंगे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो उस समय सबसे बड़ा राजा होता था, तो राजा के नाम से समझौते होते थे। तो उस समय जब संधि होती है तब राजा कौन? मानसिंह। तो मानसिंह के नाम से होती है संधि। तो लेकिन मानसिंह इस संधि से खुश नहीं था या अंग्रेजों से खुश नहीं था, तो मानसिंह की तरफ से दो बंदे जाते हैं, ठीक है, एक तो छतर सिंह जाते हैं और एक बिशन दास व्यास जाते हैं, ठीक है, बिशन राम व्यास और एक छतर सिंह। ये दो बंदे थे, छतर सिंह और बिस्मराम व्यास। ये मानसिंह की तरफ से संधि करने जाते हैं चार्ल्स मेडकोफ के पास। तो दोनों तरफ से चार्ल्स, यानी एक तरफ से चार्ल्स मेडकोफ आता है अंग्रेजों की तरफ से, और जो मानसिंह की तरफ से छतर सिंह और बिस्मराम व्यास जाते हैं संधि करने के लिए। तो ये 6 जनवरी 1818 को संधि हो जाती है। अब देखिए थोड़ी सी अदर फैक्ट हैं, थोड़े से आपको समझाने के लिए। ये कोई ज़्यादा राजस्थान के इतिहास से, मारवाड़ के इतिहास से ज़्यादा इतना भी कनेक्ट नहीं है, थोड़े से मानसिंह से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बात बता देता हूँ। 1827 की बात है, ठीक है, 1827 की बात है। 1827 में नागपुर का जो अप्पा साहिब भोंसले थे, ठीक है, नागपुर का राजा अप्पा साहिब भोंसले, ठीक है, अप्पा साहिब भोंसले नागपुर का राजा था। 1827 में अंग्रेजों के संरक्षण में रहते थे, ये भी अंग्रेजों के जो अधिकार में, अधीनता में रहते थे। जब अंग्रेजों से संधिया वंधिया कर लेते थे तो अप्पा साहिब भोंसले अंग्रेजों का जो विरोध करके भाग कर आ जाता है नागपुर से। ये शुरुआत में अलग अलग रियासतों में घूमता रहता है, पंजाब वगैरह जाके, पंजाब से होता हुआ फिर घूमता घूमता राजस्थान आता है। फाइनली जो महामंदिर जो जोधपुर है वहां पर आके रहने लग जाता है, अलग ही वेश धारण करके। मानसिंह को लगता है यार ये नया बाबा कौन आया हुआ है। मानसिंह को पता लगता है, धीरे धीरे पता चलता है कि तो नागपुर का राजा अप्पा साहिब भोंसले है। तो मानसिंह अप्पा साहिब भोंसले को खुद के पास बुलाता है, महलों में बुलाता है और कहता है भाई यार अप्पा जी आप यहाँ पे रहिए, मेरे पास रहिए। अप्पा साहिब भोंसले कहता है यार मैं अंग्रेजों का विरोध करके आया हुआ हूँ। अंग्रेज भी पीछे पीछे आते हैं और मानसिंह को कहते हैं यार आपने भी संधि कर रखी है हमारे से और ये हमारा विरोधी है, इसको हमें सौंप दो। लेकिन मानसिंह कहता है संधि वंधि कर रखी होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे शरण में आया हुआ है, तो मैं तो इसको आपको आज दूं न कल दूं। तो अप्पा साहिब भोंसले को मानसिंह देने से मना कर देता है। हालांकि अप्पा साहिब भोंसले की फिर बाद में जोधपुर में रहते हुए ही मृत्यु हो जाती है, जोधपुर में ही, ठीक है, फिर थोड़ा ध्यान रखना। तो अप्पा साहिब भोंसले अंग्रेजों को विरोध करके भाग कर आया था, इसको मानसिंह रखता है खुद के पास। संधि होने के बावजूद भी मानसिंह रखता है और नहीं सौंपता अंग्रेजों को। ये बात हो चुकी। 1832 की एक और बात है। 1832 में जब अंग्रेज जो गवर्नर जनरल हुआ करता था अपने यहाँ पे, तो वो था जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1832 में यहाँ पर गवर्नर जनरल था। उस समय जो राजस्थान के जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे वो होते थे अजमेर से, राजधानी थी अजमेर। तो अजमेर में दरबार लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और सभी राजस्थान के सभी राजाओं को इनवाइट किया या बुलावा भेजा कि आपको सभी को यहाँ पे आना चाहिए, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो सभी लगभग सभी राजा जाते हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन मानसिंह का रुख अंग्रेजों के प्रति कभी ठीक था ही नहीं। तो मानसिंह कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, खुद की जगह होगा, गवर्नर जनरल होगा, खुद की जगह होगा, अपन तो आज जाए निकल जाए, अगर उसको आवश्यकता होगी अपने से बात करने के लिए वो इधर जोधपुर ही आ जाएगा, ठीक है। तो मानसिंह यहाँ पर भी इस दरबार में भी नहीं जाता है, यानी 1832 ईस्वी के अजमेर दरबार में भी मानसिंह नहीं जाता, यानी अजमेर दरबार का भी विरोध करता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भी विरोध करता है। एक अपन बात किए थे जब दरबारी विद्वान पढ़ रहे थे तो एक कवि की बात रह गई थी, कवि राजा बांकीदास, ठीक है। तो मैं नाम लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, कवि राजा बांकीदास। ये मानसिंह के दरबार में कवि थे।
इनकी अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग एक इनका गीत भी है, गीत का नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, तो मैं एक एक करके नाम भी लिखना चाहूंगा। कवि राजा बांकीदास, ये इतिहास पढ़ते, खूब इतिहास पढ़ते रहते थे, खूब पुस्तकें लिखते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास एक ईरान या पर्शिया का कोई दूत आया था, यानी जो मानसिंह के पास आता है ईरान या पर्शिया का दूत, और जो पर्शिया का जो दूत था वो मानसिंह को आकर कहता है मुझे यहाँ का जो इतिहास चाहिए, या मुझे यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए। तो मानसिंह को लगे यार मैं राजा हूँ, मैं जो जनता को संभालूँ, जोधपुर को संभालूँ, इसको इतिहास पढ़ाने के लिए बैठूँ। तो इस दूत को, या ईरान के जो दूत को कहता है मानसिंह, या तुम हमारे बांकीदास जी के पास जाओ, वो सारे दिन इतिहास की किताबें पढ़ता रहता है और आपको अच्छे से इतिहास बता देगा। जो दूत था वो ईरान का, वो बांकीदास के पास जाता है और बांकीदास ने इतना अच्छे से इतिहास बताया, यहाँ तक कि उसको ईरान का भी इतिहास बता देता है। तो ये वापस जो दूत मानसिंह के पास आता है, अरे यार इतना भयंकर, इतना पढ़ाकू बंदा ये कौन है, ये पूरा मारवाड़ क्या, ये तो मेरे ईरान तक का इतिहास बता दिया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ही ब्रिलियंट बंदे थे बांकीदास जी। तो इनकी जो पुस्तक है बांकीदास जीरी ख्यात, ठीक है। वैसे एक ख्यात पढ़ चुके अपन, नयन श्री ख्यात। एक है मान जसो मंडन, एक है दातार बावनी, एक है ऊकवी बत्तीसी। ठीक है, तो ये पुस्तकें हैं बांकीदास जीरी। ठीक है, बांकीदास जीरी ख्यात, मांजसो मंडन, दातार बावनी और कुकवी बत्तीसी। अभी जो दातार बावनी है तो ये 52 आ रहे हैं इसमें, तो इसमें 52 दोए हों या 52 दोए हों, तो दातार बावनी यानी दातार का मतलब है दानदाताओं की जानकारी मिलती है, तो दानदाताओं के संबंध में 52 दोए होंगे। इधर कुकवी 32 है तो इसमें 32 दोए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बांकीदास जीरी ख्यात, एक तो एक खुद के नाम से ख्यात लिखते हैं, मानजसो मंडन जो मानसिंह के नाम से भी एक पुस्तक लिखते हैं। एक इनका गीत है बांकीदास जी का, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इधर लिखता हूं, ठीक है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। भाई बांकीदास जी को जहां तक लग रहा था कि अब अंग्रेज आ रहे हैं, ये देश यानी मुल्क का मतलब देश पर अतिक्रमण कर रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, तो इनको लग रहा था। तो ये एक गीत लिखते, ये गीत है, ये किताबें हैं, तो ये गीत लिखते हैं आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अब बात आती है बांकीदास जी राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करने वाले कैंडिडेट थे, बंदे थे, कवि थे। बांकीदास जी ने जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था अपनी किताबों, अपने गीतों के माध्यम से। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख रहे हैं, बांकीदास जी ने राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया और अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की। ठीक है, बांकीदास जी ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना भी की थी। ये आज कंप्लीट हो चुका अपना मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, अपन बात कर चुके हैं मेवाड़ का इतिहास की और मारवाड़ का इतिहास की। मेवाड़ का इतिहास पहले कंप्लीट हो चुका है, लगभग अपनी 9 क्लासेज हुई है, और जो मारवाड़ के इतिहास में लगभग अपनी 7 क्लासेज हुई है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अपन मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो रियासत है राठौड़ों से संबंधित या राठौड़ों की रियासत है, तो बीकानेर। अपन बीकानेर का इतिहास अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। थैंक यू।